नेक्स्ट, ये पोस्टुलेट कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे 4 ही पोस्टुलेट थे। अब देखो इन्हीं पोस्टुलेट का यूज करते हुए हम डी कक्षकों के डी ऑर्बिटल्स के सेपरेशन की स्टडी करेंगे, कैसे इनका सेपरेशन हो रहा है, कैसे ये ब्रेक हो, कैसे इनकी रीजनरेसी ब्रेक हो रही है, वो देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्रिस्टल फ्रिल स्प्लिटिंग का पोस्टुलेट फिनिश होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोस्टुलेट बताइए या व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फ्रिल थ्योरी, तो आपको ये सब लिखना होता है वहाँ पे। और साथ में एक क्वेश्चन पक्का आता है, किसी की भी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पूछ लेता है, किसी की भी। ऑक्टाहेड्रल की देखो 3 है आपके सिलेबस में, मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ। एक तो ये ऑक्टाहेड्रल आपके सिलेबस में, ठीक है, टेट्राहेड्रल आपके सिलेबस में है, और एक स्क्वायर प्लेन। इन तीनों में से किसी की भी या किसी 2 की जरूर पूछता है, पक्का क्वेश्चन है, कंफर्म है ये क्वेश्चन कि explain the crystal field splitting of d orbital in octahedral complexes या explain the crystal field splitting of d orbital in tetrahedral complex या फिर square planar complex, ऐसा क्वेश्चन आता है with postulate of CFS, crystal field theory। ठीक है, CFT with postulate of CFT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ फर्स्ट हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखनी है हमें किस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, याद है आपको? हाँ, मैं नॉर्मली लिखूँ तो Ml6 आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, Ml6, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब एक मेटल धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ 6 लिगेंड होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं। लगभग हम जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो उससे पता चलता है ना, जब D2sp3 या sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, भाई उसी की बात करें तो कब होती है, जब 6 लिगेंड होते हैं तभी तो। ठीक है, तो Ml6 की बात करें एक्चुअल में, यहाँ पे देखो यहाँ बना भी रखा है Ml6 मेटल। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते कैसे अपन, ऐसे तो बनाते हैं, 4 तो अपन स्क्वायर प्लेनर की तरह बना देते हैं। देखो 4 लिगेंड तो यहाँ से अप्रोच करते हैं ऐसे, ठीक है, और 2 एक अबाउ द, अगर मैं इसको ऐसे प्लेनर बोल दूं स्क्वायर प्लेनर, तो प्लेन इस स्क्वायर प्लेनर की ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अबाउट द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ऐसे करके 6 लिगेंड को हम शो करते हैं। और बोन बिल्कुल सेम होते हैं अगर सेम लिगेंड होते हैं तो, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वही होता है जिसमें ये सारे 6 के 6 लिगेंड बिल्कुल सेम लेंथ के होते हैं, लिगेंड सेम होते हैं। ओके, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रोन बना लेता है। ऑक्टाहेड्रोन मतलब आप जैसे ऐसे बनाते थे ना, जैसे आप इन चारों को ऐसे ऐड करते थे, फिर इसकी यहाँ से कैपिंग इस तरीके से, यहाँ ये कैपिंग हो जाती ऐसे, तो ओवरऑल ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनती है ऑक्टाहेड्रोन टाइप। स्फेरिकल का मतलब अगर आप एक बोल कंसिडर करो ना, यहाँ पे एक बोल कंसिडर करो तो ये 6 के 6 लिगेंड वहां शिफ्ट अंदर, बोल के अंदर अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी बाहर या अंदर नहीं रहेगा, बिल्कुल एक उसके स्फेयर में शिफ्ट हो जाएंगे। और लेकिन ये फिक्स होगा कि ये 2 तो ऐसे प्लेन, 4 तो प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रोन। ओके, तो यहाँ देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं। ये जो भी आपका ऑक्टाहेड्रोन बनेगा जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल का जो ऑक्टाहेड्रोन की ये कॉर्नर्स है, बोल सकती हूँ मैं ये कॉर्नर्स, ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हो जाएंगे उस ऑक्टाहेड्रोन के, अष्टफलक के 6 कोने बन जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है, इन सारे कोनों पर कौन है, लिगेंड है ना, लिगेंड है ना, ये देखो यहाँ लिगेंड है, यहाँ भी लिगेंड, यहाँ लिगेंड, लिगेंड लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, अष्टफलक के कोनों से अप्रोच करते हैं, अष्टफलक के कोने से आते हैं लिगेंड। ठीक है, या मैं नॉर्मली बोलूँ, देखिए यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये लाइन ये इस लाइन की, और ये दोनों लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है ना। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, राइट। तो मैं इसको एक्सिस बोल सकती हूँ ना, इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोलूँ तो ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स बोलूँ तो ये वाई एक्सिस, ये जेड, ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर रखा है दिस एक्स एक्सिस, वाई, यस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें कि लिगेंड ऑक्टाहेड्रोन के कॉर्नर से अप्रोच करते, या हम ये बोल सकते हैं कि लिगेंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो ये -y हो गया, यहाँ पर -z हो गया, ये -x हो गया, यानी कि एक्सिस से
अप्रोच करता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, देखना यहाँ से आप ये माइंड में आपको शायद सेट हो गया होगा कि कैसे ऑक्टाहेड्रॉन में लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द ऑल 6 लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन, ऑल या ईच कर देना, ईच, ठीक है, ईच 6 लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन और फ्रॉम XYZ एक्सिस। यही बताया मैंने अभी आपको कि ऑक्टाहेड्रल OH ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, अष्टफलकीय संकुल बनने के दौरान क्या होता है, प्रत्येक 6 लिगेंड मेटल आयन को ऑक्टाहेड्रॉन अष्टफलक के कॉर्नर से, प्रत्येक 6 लिगेंड अष्टफलक के कोने से आते हैं मेटल आयन के पास, अथवा XY या Z एक्सिस से आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा कि अष्टफलक के संकुल बनने के दौरान लिगेंड अष्टफलक के कोने से अथवा XY या Z अक्ष से आते हैं मेटल आयन के पास। ऐसे हिंदी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में। आप खुद अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू CFT in octahedral symmetry the d orbital split into 2 sets with an energy difference del note where the dxy dyz dzx t2g orbital will be lower। देखो ये चीज मैं आपको बात थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ से सब समझ में आ जाएगा। ये रहा, अकॉर्डिंग टू CFT हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू CFT ये 5 डी कक्षक है जो कि स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम एनर्जी के होते हैं, देख रहे हैं आप, पांचों एक ही लाइन में बने हुए, मतलब सेम एनर्जी की। एक चीज यहाँ मेंशन कर लेना, यहाँ नहीं लिखा गया, आप ऐसे लाइन बनाइएगा, ऐसे करके एरो बनाना, ठीक है, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी को, ये आप मेंशन कर लेना कि यहाँ से यहाँ जाए तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखिएगा, ये तो सेम एनर्जी के हैं, ठीक है, जब लिगेंड इनको अप्रोच करेंगे, अभी देखो लिगेंड इनके पास आ रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से मेटल आयन के निकट आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार इस मेटल की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, कि ध्यान रखना, सबसे पहले ये होता है, अभी देखिए अभी इसकी डिजेनरेसी ब्रेक नहीं हुई है, अभी ये सेम एनर्जी के थे पांचों, अभी भी सेम एनर्जी के हैं, ठीक है, ब्रेक नहीं हुई है, बस हाई एनर्जी में चला गया। इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो, आपको याद होगा जब भी अपन कोई रिएक्शन करते थे तो ऐसा कुछ करके हम लोगों का डायग्राम बनाया करते थे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऐसे बनाते थे ना हम लोग। तो हम क्या करते थे भाई, जब रिएक्टेंट और रिएजेंट यहाँ शो करते थे, देन प्रोडक्ट यहाँ शो करते थे, तो ये क्या बना, ये बीच में क्या बनाते थे हम लोग, क्या बनाते थे, ये यही तो शो करता था कि जब रिएक्टेंट और रिएजेंट अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एक कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में, ऐसे कुछ था। तो ओवरऑल आप इस यहाँ से आपको याद रहेगा कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएजेंट आपस में अप्रोच करते हैं रिएक्शन के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो पहले उनकी एनर्जी एक बार बढ़ जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है जिसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल होता है। ऐसा कुछ हमने देख रखा है, सारी केमिकल रिएक्शन में देख रखा है। ठीक वैसे ही आप यहाँ भी रिएक्शन ही तो हो रही है, यहाँ पे देखो और क्या हो रहा है, मेटल है, ठीक है, मेटल के पास कौन आ रहे, लिगेंड आ रहे, वो भी एक साथ 6 आ रहे, है ना। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो सॉरी हाँ ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो 6 ही आएंगे ना, 6 लिगेंड आ रहे। जब ये आएंगे आपस में अप्रोच करेंगे तो एक बार के लिए ये डी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और जब बिल्कुल करीब आ जाएंगे बॉन्ड बनने लग जाएगा, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इन डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, इसका इनकी जो समरसता है वो समाप्त हो जाती है और डी कक्षक 2 एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल, कौन कौन से में, एक तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, देखो यहाँ शो कर रखा है, और एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, 2 तो ज्यादा एनर्जी के बन जाते हैं और 2 इससे, इसकी जो भी एनर्जी थी इससे कम एनर्जी के 3 कक्षक कम एनर्जी के बन जाते हैं और 2 कक्षक ज्यादा एनर्जी के बन जाते हैं, ठीक है। ये देखना, ये तीनों कक्षक कैसे सेम एनर्जी के हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपली डीजेनरेट,
तीन सेम एनर्जी का ट्रिपल डिजेनरेट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दो कक्षक सेम एनर्जी के, दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, तो क्या बोलेंगे इसको, डबली डिजेनरेट। इतना समझ में आया, ठीक है। ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि जब लिगेंड मेटल के पास आएंगे तो क्या होगा, इनकी जो डिजेनरेसी वो फिनिश हो जाएगी और ये वेरियस एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ऑक्टाहेड्रल है तो कितने में, दो एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब क्वेश्चन ये है, दो में तो हो गए, लेकिन हमने पर्टिकुलरली इन तीन को ही नीचे और इन दो को ऊपर क्यों शो किया है। इन दो को तो हायर एनर्जी का शो किया है, दो जो ऑर्बिटल है वो तो ऊपर चले गए और तीन ऑर्बिटल नीचे आ गए। ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों नहीं कि भाई ये वाला ये तीन आ जाते, ये दो ऊपर चले जाते, या फिर ये दो नीचे आ जाते, ऐसे कुछ करके, मतलब ये कॉम्बिनेशन यही क्यों रहा, उसकी बात करनी है अपन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, हमने क्या बात की थी, हाँ हम ये बोल रहे कि लिगेंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है लिगेंड, फटाफट देखते हैं। लिगेंड कहाँ से आ रहा है, लिगेंड यहाँ से आ रहा है, एक्सिस से आ रहे हैं लिगेंड, राइट। सारे लिगेंड एक्सिस से आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें लिगेंड एक्सिस से आ रहे हैं। अब देखो एक्सिस पे हमने कुछ डी ऑर्बिटल की जो शेप देखी थी, मैंने कहा था बहुत काम की, वो इसीलिए काम की थी। देखो एक्सिस से आ रहे हैं, तो एक्सिस पे आप क्या देख रहे हो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की जो लोब्स हैं वो एक्सिस पर हैं। समझ में आ रहा है, इनकी लोब्स एक्सिस पर है, एक्स वाई पर है, और यहाँ पर जेड एक्सिस पर है। लेकिन डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की जो लोब्स है वो एक्सिस पर नहीं है, इन बिटवीन एक्सिस है। तो ओवरऑल में बोल सकते हो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर, इन बिटवीन एक्सिस है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, ठीक है। लिगेंड क्या क्यों आ रहे हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर ही तो आ रहे हैं, मेटल को देंगे। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल को देंगे क्योंकि मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब लिगेंड आएंगे कहाँ से आएंगे, एक्सिस से आएंगे, यानी लिगेंड यहाँ से आएगा, लिगेंड यहाँ से आएगा, लिगेंड यहाँ से आएगा, ओके, लिगेंड यहाँ से आएगा, ऐसे करके लिगेंड यहाँ से आएंगे, ऐसे करके आएंगे। और जेड, अगर मैं जेड बना दूँ तो दो लिगेंड, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से, ऐसे करके 6 लिगेंड आएंगे, ठीक है। जो 6 लिगेंड आएंगे, अगर मैं यहाँ जेड करूँ तो डी जेड, अगर मैं डी जेड स्क्वायर यहीं पे शो करूँ तो डी जेड स्क्वायर ऐसे बनने वाला है, ठीक है। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, हालांकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर है ना, जहाँ लोब से वहां पर है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन है। आपने जब भी मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, तो जैसे मैं बोलती हूँ कॉपर 2+ की बात करते हैं, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d9 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया आपने, 9 इलेक्ट्रॉन तो बचे ना डी ऑर्बिटल में, देखना आप लिख कर देखना, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो कहाँ होंगे, वो यहीं तो होंगे, लोब, ये लोब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो रिप्रेजेंट करती है, यहाँ होंगे, यानी वो एक्सिस पर होंगे। और लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, लिगेंड भी एक्सिस से आ रहे हैं। लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बजाय की कहाँ पर, यहाँ पर। कौन से ऑर्बिटल में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में, समझ में आ रहा है। तो जब लिगेंड एक्सिस से आएंगे तो इन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और डी जेड स्क्वायर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे ना, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ऐसा तो होता है, पता है आपको। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, और जहां से जैसे यहाँ से आ रहा है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये भी आपको पता है, रिपल्शन होता है तो वहां एनर्जी बढ़ती है, ध्यान रखना। जहां अट्रैक्शन होता है वहां एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है ना। और जहां रिपल्शन होता है वहां एनर्जी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। यही रीजन है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर तो बनते हैं ज्यादा एनर्जी के, ठीक है, उच्च ऊर्जा के बनते हैं। ये देखो उच्च ऊर्जा के बन गए ना। और ये तीनों डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये बनते हैं निम्न ऊर्जा के। क्यों, क्योंकि यहाँ लिगेंड इन ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड जहां से आ रहे हैं उससे तो दूर ही है ना, लिगेंड तो एक्सिस से आ रहे हैं, और एक्सिस पर यहाँ इस कंडीशन में एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ तो लोब जो होती है वो यहाँ तो लोब होती है, एक्सिस की इन बिटवीन होती है, तो क्या होगा, लिगेंड और यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन इसके बजाय कम होगा। हालांकि रिपल्शन तो होगा, लेकिन इन दो
और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में जितना रिपल्शन होगा उतना रिपल्शन इन 3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा। तो कंपैरेटिवली ये यहाँ अट्रैक्शन होगा और कंपैरेटिवली यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ रिपल्शन होगा और यहाँ रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये तो कम ऊर्जा वाले बन जाएंगे और ये ज्यादा ऊर्जा वाले अधिक एनर्जी के बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। जी आपको पता है ना क्यों बोल रहे हैं जी? डी ऑर्बिटल्स को हम जी रेड से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ये वही जी है। ठीक है, जी रेड वाला जी है। और T2 और E आपको बस अभी याद ही कर लेना है। ये एक्चुअल में MSc प्रीवियस में पढ़ते हैं हम, आगे इस चैप्टर का आगे का जो पोर्शन वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि AG क्यों आता है, T2G, E और T2 क्या है एक्चुअली, कहाँ से आए, टर्म सिंबल है, कहाँ से आए। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स है इनको क्या बोलते हैं? T2G। 2 ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? EG बोलते हैं। ठीक है, T2G रिप्रेजेंट करता है ट्रिपली डीजेनरेट को, यहाँ लिखा है देखो। EG रिप्रेजेंट करता है डबली डीजेनरेट को। ठीक है, और देखो ये दोनों स्प्लिट हुए। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, तो ये इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एनर्जी गैप हो गया ना। इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे डेल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, ओ यहाँ पे ये जो ओ, ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना, ये ओ है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हो रहा है ना ये सारा काम, ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो यहाँ टी लिख देंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये डायग्राम बना लीजिएगा। दूसरी बात ये देखो, यहाँ ये सारा देख लीजिए आप, यहाँ लिखा है मेटल आयन इन फ्री स्टेट ग्राउंड स्टेट। ये नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मतलब मूल अवस्था में है। मेटल आयन मूल अवस्था में, फ्री स्टेट पे, यहाँ कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, लिगेंड है ही नहीं, इसके आसपास ही नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है? ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। सारे के सारे 5 डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे हैं? सबब्रांचिंग। यहाँ पर जब लिगेंड इसके पास आया तो क्या हुआ? लिगेंड जब इसके पास आया तो यहाँ पर क्या हो गया? एनर्जी बढ़ गई, इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन डीजेनरेसी अभी भी बरकरार है, समभ्रंशता अभी भी है। लिखा है यहाँ पे ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, सभी आप यहाँ ऐसे लिखते ना, समभ्रंश द्विकक्षक। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एनर्जी है, हमें नहीं पता कितनी एनर्जी से ये इंक्रीज करेगा। दैट इज अ हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट इन स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ है? चारों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, ज्यादा पास भी थोड़ा दूर दूर है, चारों तरफ से आ रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में इसको क्या कर लिया, लिगेंड ने इसको घेर लिया एक तरीके से। ठीक है, तो क्या हो गया? इसकी एनर्जी बढ़ गई। दैट इज यहाँ लिखा हुआ है काल्पनिक ऊर्जा, है ना। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक ऊर्जा स्तर किसमें? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक गोलीय आकृति, ऐसे कुछ लिख देना आप लोग। तो ऐसे मैं तो ये बोलूंगी डायग्राम में आप लोग ये इंग्लिश में लिखा करो, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये एक मैंने देखो ये डॉट डॉट करके शो कर रखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, दैट इज बेरी सेंटर। ठीक है, इस पूरी लाइन पर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, नो टाइप मान सकते हो आप। ठीक है, दूसरी चीज, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है वो डेल नोट है। ठीक है, ये देखना, ये चीज ध्यान रखना, इस बेरी सेंटर से इसके बीच ये जो EG ऑर्बिटल से इनका बीच का गैप और T2G ऑर्बिटल का बेरी सेंटर से गैप डिफरेंट होता है। अगर मैं इसको 1 मानू ना तो ये 0.6 ऊपर जाता है, 0.6 टाइम ऊपर जाता है, और ये 0.4 टाइम नीचे आता है। ठीक है, एक्चुअल में नेगेटिव पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी यहाँ बढ़ रही है ना तो पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, अगर एनर्जी यहाँ कम हो रही है तो नेगेटिव नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से है, इनकी अपन अच्छे से और चर्चा करेंगे आगे कैसे क्या है। फाइनली डायग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है फिगर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अष्टफलकीय क्षेत्र में
टी कक्षकों का विपाटन। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, अब एक पॉइंट रह गया था, उसे लिखना है बस आपको। ये पॉइंट वही है जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम में जो भी बताया ना, अभी जितना भी सारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट। According to CFT, in octahedral symmetry, the d orbital split into two sets with an energy difference del O। अब समझ में आ गया del O क्या है? Where the dxy, dyz, dzx जिन्हें क्या कहते हैं T2g orbitals will be lower। देखना T2g orbitals lower है ना नीचे, ठीक है, T2g orbital will be lower in energy than the dz square, dx square, y square। ये dz square, dx square, y square जिन्हें क्या बोलते हैं Eg ऑर्बिटल, विच विल हैव हायर एनर्जी। इनकी एनर्जी हाई थी, ठीक है, बिकॉज द फॉर्मर ग्रुप अवे फ्रॉम द लिगेंड। फॉर्मर ग्रुप, फॉर्मर क्या पहले वाला, ये वाले जो ग्रुप है वो लिगेंड से दूर है। अभी हमने बात की थी ना, लिगेंड तो एक्सिस से अप्रोच करते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इन बिटवीन एक्सिस है, तो ये लिगेंड से दूर है इसलिए, ठीक है, फ्रॉम द लिगेंड। देन द लेटर, बाद वाले जो होते हैं वो लिगेंड के कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन। इसीलिए यहाँ रिपल्शन लेस फील होता है, कम प्रतिकर्षण फील करते हैं, और ये ज्यादा प्रतिकर्षण फील करते हैं क्योंकि जहां ये है उसी रास्ते से लिगेंड आ रहा है, ठीक है, उसी वहीं से आ रहा है और यहाँ से उस वे से नहीं आ रहा है। ओके, एक बार मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ इसी चीज को। CFT के अनुसार जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। ये बात बोल रहे हैं, देखो ये वाली, समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन Eg ब्रैकेट या फिर आप ऐसे लिखो ब्रैकेट में ये वाली चीज, लेकिन Eg ब्रैकेट dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर ब्रैकेट में Eg कक्षक जो कि x y z अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, वे अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे तथा शेष तीनों कक्षक जो x y z अक्ष रेखाओं के मध्य की ओर अभिविन्यासित होते हैं अर्थात T2g ब्रैकेट में dxy dYz dzx कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। ये आपको लिखना है, ये जो इंग्लिश में लिखा ना इसी का मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया एक्चुअल में, हिंदी में आपको जो अभी मैंने बताया वो लिखना है। एंड देन ये एक पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड हायर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा हायर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, उतना ही ज्यादा उनके बीच रिपल्शन होगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लग रहा है ना कि गलत सा सेंटेंस है, बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। मेटल तथा लिगेंड के बीच जितना अधिक आकर्षण बल होता है उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल होगा। अब देखना क्यों, हम क्या बोल रहे हैं, मेटल के पास लिगेंड आ रहे हैं, अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो लगभग एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है तब तक इनमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ हायर द पॉजिटिव, मैं ये बोल सकती हूँ जितना लिगेंड मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, आप तो एक को ध्यान रख लो, मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन उतना ही फोर्सली से अट्रैक्ट होगा क्योंकि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उतना ही फोर्सली अट्रैक्ट होगा। अब देखना ये उतना फोर्सली अट्रैक्ट तो हो रहा है, लेकिन आपको पता है ना मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको पता है ना डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन भी होगा। तो जितने ज्यादा
अट्रैक्शन से दोनों पास आएंगे या दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, उतना ही ज्यादा रिपल्शन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना पास आने की कोशिश करेंगे, और जितने पास आएंगे तो इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा। तो ये सेंटेंस था। यही स्टॉप करते हैं आज की क्लास को, बाकी हम कल देखते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।